दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। ऐसा लग रहा है जैसे महायुति के बड़े नेता जो हैं वो आपस में बड़े कन्फ्यूज़ हो गए हैं। इनकी आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही हो। इस तरह से कन्फ्यूजन जो है महाराष्ट्र के चुनाव में इनके ऊपर उल्टा पड़ सकता है क्या? ये एक बड़ी चिंता की बात अब खुद बीजेपी में शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से टीवी चैनल्स पर जा करके वो इंटरव्यू दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के कई इंटरव्यू कई जगह दिखाई दिए हैं, जिसमें एक ही बात दिखाई दे रही है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि बार-बार वो सफाई दे रहे हैं हर इंटरव्यू में। वो बता रहे हैं कि योगी जी ने जो बोला, वो ठीक है, यहाँ नहीं चलता है, लेकिन गलत नहीं बोला, उनकी सोच अलग है, तो कहीं वो किसी की बात मतलब इस तरह से करके सफाइयाँ दे रहे हैं। पंकजा मुंडे ने भी ऐसे बोला, तो पंकजा मुंडे के बारे में क्योंकि पंकजा मुंडे ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ नहीं चलता है, यहाँ विकास की बात होती है। तो जब ये बात हुई है सामने, तो उसके बाद पर भी देवेंद्र फडणवीस ये सफाई दे रहे हैं कि नहीं, पंकजा मुंडे तो कुछ और ऐसा नहीं, गलत नहीं कह रही है, वो विकास की बात कर रही है, बटेंगे तो कटेंगे के ऊपर उनको इतना नहीं पता था। तो वहीं अजीत पवार की बात कर लीजिए, वो कह रहे हैं अजीत दादा जो हैं, वो भी बटेंगे तो कटेंगे, उनकी सोच अलग थी पहले, अब सोच अलग है। तो ये परिस्थितियां जो है इस तरह से निकल के आ रही है। उलझ गए हैं बीजेपी के नेता, एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी जी ने बटेंगे तो कटेंगे का तीर तो छोड़ दिया, अब वो खुद के नेताओं के पास पहुंच रहे हैं और वही उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक विपक्ष के पास पहुंच के उसका नुकसान करता, उससे पहले वो खुद ही घूमने लगे हैं। आपने देखा होगा वो दिवाली पे रॉकेट जिसे लोग जलाते हैं बोतल में रख के कि सीधा ऊपर जाएगा और अपना असर दिखाएगा, लेकिन कई बार वो उल्टा ही घूम जाता है। कुछ इसी तरह की परिस्थिति महायुति में इस वक्त देखने को मिल रही है, बटेंगे तो कटेंगे पर, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मोदी जी ने बोल दिया, लेकिन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे भी घिर गया है मामला। खुद उनके नेता जो हैं इस बात को पूरा एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, अलग अलग भाषण चल रहे हैं। नितिन गडकरी बटेंगे तो कटेंगे के ऊपर भी और एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर भी अपना अलग बयान उनका सामने आ रहा है, क्योंकि वो इस तरह की बातें अक्सर करते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। तो वो इसे डिफेंड कैसे करेंगे, ये भी चिंता की बात है। तो वो खुद ही उसे डिफेंड करने में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उनको अपने नेताओं को बचाना है। लेकिन वो जो काम करते हैं उसके मुताबिक ना बात करके बीजेपी जो है वो चली गई है बटेंगे तो कटेंगे पर। तो आरएसएस बटेंगे तो कटेंगे को आगे बढ़ा रही है, यानी कि हिंदुत्व की जो एक आवाज निकल के आती है उस पर चल रही है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर आरएसएस ने अपना बिगुल नहीं बजाया, यानी कि मोदी जी की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। तो कुल मिला करके यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है भाई। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी से, शायद वो हमारी मदद कर सके और हम समझ सके। सर ये क्या कंफ्यूजन है, मतलब ये आपस में इतनी मीटिंग होती है बीजेपी की, आप जानते हैं हर वक्त इनके वीडियो कॉल पर मीटिंग होती है, सारे अलग अलग स्तर पर इनकी मीटिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्लैरिटी इनके बीच में नहीं है, या फिर ये तीर जानबूझ के एक दूसरे पर छोड़ रहे हैं, और क्या महाराष्ट्र का चुनाव इसमें फंस सकता है? विनीता, देखा जाए तो जैसे आपने ये समराइज किया पूरा सिनेरियो, तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़े दिलचस्प मोड़ पर और बड़े कॉम्प्लिकेटेड मोड़ पर भी ये मेरे को लगता है चुनाव आ गया, क्योंकि पोलिंग होनी है 20 तारीख को और अभी पूरे जोर पर कैंपेन चल रहा है। और जिस तरह से ये स्लोगन बाजी हुई है और बीजेपी इसमें खुद घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अजीत पवार ने भी कह दिया कि इस तरह की चीजें नहीं, यहाँ पे ये स्लोगन नहीं चलेंगे और विकास की बात होगी। और जो आपने पंकजा मुंडे का भी नाम लिया, जो गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं और बीजेपी में एक जो बैकवर्ड कम्युनिटी से आने वाले काफी अच्छे पुख्ता मजबूत लीडर गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे, और उनके परिवार की तरफ से इस बारे में आना और डिफेंड करने की जब आप कोशिश करने लगते हैं राजनीति में, तो आप बैकफुट पर आ जाते हैं। वही हाल बीजेपी का चल रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कंफ्यूजन जो चल रहा है और एक दूसरे के बीच में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो एक नैरेटिव सेट करने की बात होती है, देखिए हम बीजेपी की तो हमेशा से ये कोशिश रही है कि कहीं ना कहीं से वोट्स पोलराइज हों और उसको फायदा मिले, छोटे मोटे पार्टी ले जाएं बाकी वोट, और जब पोलराइज हो जाए कि एक बड़ा सेक्शन जो है उनका जो फॉलोअर्स हैं, उनके वोटर्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, तो बीजेपी को नेचुरली उस स्थिति में फायदा होगा। मगर जो ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो स्लोगन है, काफी मैं समझता हूँ कि ये एक पोलराइज करने की एम से ये स्लोगन दिया गया था, और योगी जी ने जो तीर चलाया था उसको आगे जिस तरह से बीजेपी ने बढ़ाया और महाराष्ट्र में उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में वो सब नहीं चलता। वहां पर देखिए, मराठा दलित राजनीति
और इन सब तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वहां काम करते हैं। और विकास अघाड़ी का आज सचिन पायलट का भी कहीं पर एक बयान आया, उन्होंने ये बयान दिया है कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये कहते हैं ये मेरा पर्सनल स्लोगन है जो उन्होंने कॉइन किया सचिन पायलट ने। तो एक इससे जो बटेंगे कटेंगे से तो नेचुरली एक जो पॉजिटिव कॉनोटेशन बिल्कुल नहीं निकलती। इसलिए यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो लैक ऑफ क्लैरिटी होने के कारण कंफ्यूजन में फंसते नजर आ रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे 20 तक अगर पोलिंग है तो 18 तक कैंपेनिंग होगी। 18 तारीख में ज्यादा समय नहीं रहेगा, सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं। तो किस तरह से बीजेपी की इसको करती है रिकंसाइल, किस तरह से करते हैं, क्या मैसेजिंग कर पाते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक मुश्किल सी घड़ी सामने लगती है बीजेपी के। ये देखते हुए पूरा जो महाराष्ट्र का सिनेरियो है और जिस तरह से वहां पर जिन इश्यूज के ऊपर वहां देखिए कश्मीर का इशू भी उठाया, उद्धव ठाकरे का भी इशू उठाया, तो कई सारे इश्यूज आज भी अमित शाह का जो गृह मंत्री उनके बयान देखिए तो उन्होंने कश्मीर के ऊपर बोला है। तो तरह तरह के इशू उठाए जा रहे हैं जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार नेशनल राजनीति तो है नहीं, और वहां पर 11% मुसलमानों के भी वोट हैं। तो ये जो मैसेज दिया गया, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, मैं समझता हूँ बीजेपी उसके ऊपर बैकफुट पर आती नजर आ रही है आज के अभी के समय में। यानी कि कुल मिलाकर के इस वक्त महायुति जो है उसमें इस बार क्लैरिटी नहीं है। इसकी वजह आप क्या देख रहे हो? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिनको अपनी इस वक्त कुर्सी बचानी है, अखिलेश यादव ने खुल के बोल दिया है कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की दिसंबर में कुर्सी चली जाएगी। वहीं पर दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह वो अपनी जगह बचाने की कोशिश करें, क्योंकि लोकसभा में जो डैमेज हुआ है वो कोई भी राज्य का चुनाव जीतने के बावजूद भी कवर अप नहीं हो सकता, क्योंकि बात यहाँ पर संसद की है। तो संसद तक के जो नंबर है उनके, वो नंबर गेम खराब हो चुका है पहले। तो यहाँ पर आपस की एक ऐसी लड़ाई चल रही है। देवेंद्र फडणवीस है एक तरफ, देवेंद्र फडणवीस जो कि या तो राज्य में मुखिया बनकर रहना चाहते हैं या फिर सेंटर में किसी मजबूत पोजीशन पर आना चाहते हैं। तो तमाम तरह की सबकी अपनी एक अलग ही लेवल की वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, किसको कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये कंफ्यूजन चल रहा है तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ नुकसान करेगा, या फिर चुनाव के जैसे परिणाम आ जाएंगे तो अचानक लोगों को लगेगा कि चलो सब ठीक है, ऑल सेट है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी और ठीक है, चुनाव के परिणाम आते ही सब एकदम से भूल जाएंगे और एक नई रणनीति बना लेंगे? तो आपको क्या लगता है, इसे इम्पैक्ट करेंगी चीजें? देखो विनीता, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वहां पर अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 60s से जो महाराष्ट्र की राजनीति थी, जो वाई बी चौहान ने एक फॉर्मूला जो निकाला था, कांग्रेस जिसके बल पर इतने सालों तक राज करती रही, दलित और मुस्लिम और ओबीसी को साथ में लेके मराठास के साथ एक इक्वेशन बनी हुई थी। और जब बीजेपी ने उस राजनीतिक माहौल में जब अपना पैर रखा और उसके बाद जो ठाकरे फैमिली के साथ बीजेपी का टाई अप चला, और अब जब ये टाई अप टूट गया और बीजेपी ने एक इसको शिवसेना के 2 गुट बना दिए और एनसीपी के भी 2 गुट बन गए, तो एक आप ये समझिए कि पूरी राजनीति की पूरे डायनेमिक्स ही बदल गए, वहां के समीकरण बिल्कुल बदल गए। एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। अब बीजेपी, कई बार आप देखें बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के ऊपर भी हमला करना शुरू किया कि तो कांग्रेस के पास उनकी कमान है। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो कि बहुत ही लॉयल माने जाते थे ठाकरे फैमिली के, उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी माने जाते थे, उन्होंने एक अलग जो पावर रस्साकशी जो चली, पावर गेम जो चले, उसमें सरकार बनाने के लिए बिल्कुल शिवसेना 2 धड़े में बट गई। और शिवसेना में भी अब जो जिस तरह की कमांड हासिल किया करती थी शिवसेना, वो एक धड़ के पास नहीं है, एक फैक्शन के पास नहीं है। दूसरी चीज हमें ये समझनी है महाराष्ट्र की राजनीति में कि कोऑपरेटिव्स का और फार्मर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है वहां पर। तो उसमें शरद पवार की बहुत अच्छी पैठ है
और बीजेपी मैं नहीं समझता कि बीजेपी उस ओर जाकर इतनी ज्यादा अपनी मजबूती दिखा पा रही है या अपनी स्थिति को उस डायरेक्शन में जाके मजबूत कर पा रही है। तो जो महायुति में ये जो कंफ्यूजन चल रहा है, जैसे जिसकी तरफ आप बात कर रही हैं, ये कंफ्यूजन भी इन्हीं सब फैक्टर्स को अगर देखा जाए लेके, तो इन्हीं फैक्टर से उपजता हुआ नजर आ रहा है कि जो एक चर्न पॉलिटिक्स में हुआ था जब शिवसेना टूट गई और एनसीपी टूट गई, और वहां पर एक ओबीसी और दलित तबका जो है वो भी काफी मजबूत है। और वहां ये फिर महाराष्ट्र में जिस तरह से ब्राह्मण नेता हो गए, देवेंद्र फडणवीस हो गए या मनोहर जोशी थे, तो उन लोगों को अपने पैर जमा पाना इस तरह के माहौल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो महायुति में जो कंफ्यूजन है, थोड़ा कुछ तो इन्हीं के अपने जो इन्होंने पिछले जितने राजनीति के डेवलपमेंट हुए हैं वहीं से उपजता मेरे को तो नजर आता है। तो कोऑपरेटिव्स और फार्मर्स, ओबीसीज और दलित्स, इन सबका एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की राजनीति में, अगर चुनाव को जीत पाना है तो बीजेपी के लिए। सिर्फ एक मोदी जी के बहुत बलवान और डिसिसिव व्यक्तित्व के ऊपर, उनके कंधे पर सवार होकर बीजेपी की नैया पार लगेगी, ऐसा बड़ी टेढ़ी खीर प्रतीत होता है इस समय तो। हाँ, और मोदी जी के कंधे भी अभी उस तरह से मजबूत नहीं है जैसे पहले थे। ये लोकसभा चुनाव के परिणाम बता रहे हैं। लेकिन वहीं पर नितिन गडकरी के बारे में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि नितिन गडकरी, ऐसा कहा जाता है, ही इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पीपल, मतलब ऑल पार्टीज, एवरीबॉडी, मतलब सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि इंडियन शुड यूनाइट एंड स्टैंड अगेंस्ट एनिमीज। कटेंगे तो बटेंगे, ये उनका मतलब डेफिनेशन है, कटेंगे तो बटेंगे का, कि सब एक साथ रहें। तो उन्होंने इधर मोदी जी की भी बात कर दी है, इधर योगी जी की भी बात कर दी है। तो नितिन गडकरी ये दोनों ही पालों में बराबर खेल रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी खुद की शॉट्स जो है वो अलग हैं इस वक्त, क्योंकि कुछ वक्त पहले से उन्होंने प्रधानमंत्री बनने वाली बात को लेकर के कई कार्यक्रमों में अपनी बात कही है। काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कई प्रोग्राम में जाते हैं, अपने दिल की बात वहां वो ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन वही बातें फिर बड़ी चर्चा का विषय बन जाती हैं। तो यहाँ पर नितिन गडकरी की आप किस तरह का विजन उनका देख रहे हैं लॉन्ग टर्म, मतलब एक पुराने लीडर हैं, आप खुद उनके बहुत लंबे वक्त से उन पर आप जानते हैं कि क्या क्या किस तरह के मूवमेंट्स उनके रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि उनका क्या विजन है इस तरह की बात कहने का कि कटेंगे तो बटेंगे? लाइन में तो उन्होंने बोल के योगी की तरफ भी बोल दिया, और सबको यूनाइट होना चाहिए वरना बट जाएंगे, तो यहाँ पर उन्होंने मोदी जी की बात भी कर दी। तो ये अंदर के द्वंद में उन्होंने किसी का साइड नहीं लिया है, वो अपनी साइड कर रहे हैं अलग से। जी बिल्कुल। और देखिए आप, गडकरी जी जो है महाराष्ट्र में पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो एज जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और जो उन्होंने वहां पे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज जो बनाए, तो उनकी एक जो छवि इमेज है बहुत एक एफिशिएंट राजनेता की है, कार्य करने वाले की। और गडकरी जी हमेशा से आप देखें, नितिन गडकरी अपनी बात बेबाकी से बोलते हैं और काफी ट्रांसपेरेंसी से भी रख देते हैं। कई बार अंदाजा नहीं लगा पाते कि कहाँ कहाँ, जैसे आपने कहा कि ये बातें कहाँ तक पहुंच जाएंगी और राजनीतिक गलियारों में इसके ऊपर किस डिग्री में चर्चा शुरू हो जाएगी या बीजेपी को एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ेगा, वो बाद में पता चलता है। मगर गडकरी जी नागपुर के प्रोग्राम में भी बोलते रहे हैं, और उनके अगर आप स्टेज पर उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप देखें तो कई बार प्रधानमंत्री आते हैं, कई वीडियो थे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के, जब गडकरी जी बिल्कुल स्थिर मुद्रा में खड़े हैं, प्रधानमंत्री और उनके बीच में कोई ग्रीटिंग एक्सचेंज नहीं हुई, कोई अभिवादन नहीं एक दूसरे का दोनों ने किया। तो गडकरी जी, इस जहां तक महाराष्ट्र की बात है, गडकरी जी के लिए बहुत ही उनका होम स्टेट है और उनके लिए काफी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र। और किस तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की है गडकरी जी ने इसमें, क्योंकि देखिए इस मूवमेंट पर इस समय गडकरी जी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम व्यू नहीं ले सकते कि एक को डिबंक कर दें और दूसरे का साथ दे दें। तो मैं समझता हूँ गडकरी जी एक बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट में चल रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी के बीच का रास्ता अगर कोई निकाले कि एक साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा, तो एक वो ब्रॉड कॉनोटेशन बन जाती है कि जिस तरह से अगर
थोड़ा सा इसको एक कदम आगे ले जाएं तो हमारे ऊपर, अगर भारत के ऊपर कभी बाहरी आक्रमण हो जाए, कुछ हो जाए, तो पूरा देश यूनाइट हो जाता है। तब कोई ये देखा नहीं जाता कि कौन सी पार्टी पावर में और क्या कर रही है सरकार। सब सब पूरी जनता, सारे राजनीतिक दल बड़ी मजबूती से बाहरी इस तरह के आक्रमण का सामना, दुश्मनों का सामना करने में लग जाती है। तो गडकरी जी का जो इशारा है, वो इशारा यूनाइटेड रहने के लिए, एकता के ऊपर ज्यादा जोर है उनका। और जी नेचुरली इस हालत में जाके बिल्कुल किसी एक को डिफेंड कर पाना उनके लिए भी संभव नहीं है, मैं समझता हूँ। तो उन्होंने काफी एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की है। और उनकी अपनी एक स्वतंत्र छवि है विनीता, अगर आप देखें महाराष्ट्र में। जी और नागपुर से लेकर मुंबई तक गडकरी जी बल्कि जो बातें कहते बल्कि हैं, दिल्ली तक उनकी एक स्वतंत्र छवि दिखाई देती है, बिल्कुल जिसकी चर्चा स्वतंत्र छवि है। और वो अपने विचार रख भी देते हैं। कई बार सरकार को भी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा उनके विचारों से, जी मगर वो डरते वरते नहीं है। तो इस मामले में, और कई बार जब जैसे आपने प्रधानमंत्री पद की बात की, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं इस होड़ में हूं ही नहीं। अब अपने आप ही उन्होंने कह दिया था कि मैं बनने वाला नहीं हूं। मगर इशारे हर समय निकलते हैं। और बीजेपी के जिस तरह से वो बीजेपी के हेड रहे, पार्टी अध्यक्ष रहे, और किन परिस्थितियों में उनको हटना भी पड़ा, अध्यक्ष पद से दूसरी टर्म नहीं मिल पाई, तो वो अपने अपने काम में मस्त हैं, रमे हुए हैं अपने काम में। और बीच बीच में जो उनके बेबाक वाले जो विचार वो सामने रखते हैं, तो उससे कई बार पार्टी को भी और सरकार दोनों को एक मैं समझता हूँ कि एम्बेरसिंग समय का या मूवमेंट्स का सामना करना पड़ता। मगर गडकरी जी परवाह वरवाह नहीं करते, वो अपने दिल की बात जरूर कहते हैं लोगों के सामने। और कोऑपरेटिव्स में भी आप देखें, गडकरी जी का अपना एक व्यू है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी गडकरी जी के विचार डेवलपमेंट के ऊपर काफी आगे चल के उनके विचार रहते हैं। किस तरह से काम किया जा सकता है, उसके ऊपर उनका जोर ज्यादा रहता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए ओवरऑल, तो उनकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी काफी हाई, मैं मानता हूं कि बीजेपी के नेताओं में काफी उच्च स्तर पर उनकी क्रेडिबिलिटी रहती है। और जो बात उन्होंने बोली है, जाहिर है कि ये सब चीजें बड़े एक अलग तरह का मंथन इसके ऊपर होता है कि गडकरी ने जो बोला, तो उनके बोलने के बाद में योगी जी की भी नजर होती है कि उन्होंने क्या बोला, मोदी जी की भी नजर होती है कि भाई उन्होंने क्या बोला। तो मोदी और योगी दोनों मिलकर के सोच रहे होंगे कि अभी उन्होंने जो बात बोली वो किसी के फेवर में नहीं गई और गडकरी जी अपनी बात कह गए। कुल मिलाकर के जी गडकरी जी की गडकरी जी खुद एक बहुत मंझे में नेता है। किसी को नहीं पता है कि वो कौन सी वाली मूवमेंट कब करने वाले हैं। हालांकि बहुत खुलकर बोलते हैं, बेबाक भी बोल देते हैं, लेकिन इसके जैसे आपने कहा कि नुकसान और फायदे दोनों ही चीजें हैं। जनता फायदे में आ जाती है और सरकार नुकसान में आ जाती है। लेकिन कुल मिलाकर ये परिस्थिति अभी एक अलग कंफ्यूजन की है, क्योंकि गडकरी जी ने भी एक अलग लाइन इसमें ले ली और कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो इंटरेस्टिंग ये है कि बिल्कुल। महायुति इस वक्त आपस में ही अलग अलग तरह से उलझी हुई है। और क्या रिजल्ट निकल के आएंगे, ये कहना तो डेफिनेटली मुश्किल होगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी का की तरफ से काफी कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर ईवीएम और पैसा नहीं चला तो महाविकास अघाड़ी ही चुनाव जीतेगी और वरना महायुति जीत सकती है। तो तमाम तरह के आंकलन ये सामने, जिस पर हमने आपके पहले भी चर्चा की थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच विनय जी, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।